कैसे आप लोग? मेरा नाम राजर। कॉर्पोरेट सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स रेगुलेशंस वगैरह हम डिस्कस किया करते हैं। अलग अलग प्रोविजंस को जानने की कोशिश करते हैं। ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को भी जानने की कोशिश करते रहते हैं। और कॉर्पोरेट हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड जितने भी सर्कुलर, नोटिफिकेशन या ऐसी कोई पॉलिसी लेटर्स वगैरह है उसको भी हम डिस्कस करने की कोशिश करते रहते हैं। आज हमारे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट टाइम कोई वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया था कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर किस तरफ से करप्शन हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है, क्या क्या तरीके हैं करप्शन करने के मैनेजिंग कमेटी के द्वारा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैसे ही रजिस्ट्रार ऑफिस में क्या क्या तरीके हो सकते हैं, रजिस्ट्रार्स कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं, अपना रहे हैं या आगे अपनाने वाले हो सकते हैं। ये कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू से ये भ्रष्टाचार करते हैं, या तो खुद पैसा लेते हैं या अपनी ही ऑफिस के कोई ऑफिस स्टाफ के द्वारा या कोई निचोलिया के द्वारा वो इस टाइप के पैसा या कोई फेवर या कोई कुछ और लेने की कोशिश करते रहते हैं। तो क्या है ये सब तरीके, यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। कई सारे रजिस्ट्रार जो है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो, डिप्टी रजिस्ट्रार हो, ज्वाइंट रजिस्ट्रार हो, डिविजनल ज्वाइंट रजिस्ट्रार हो, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार हो, कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं क्योंकि उनको मालूम रहता है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो अपील में जाएगा, फिर नेक्स्ट सब्सिक्वेंट स्टेज में जाएगा। अगर मैंने गलत जजमेंट दिया भी जानबूझ के, फिर उसके बाद वो वहां पे जाके अगर वो रिवाइज भी होता है या कुछ होता है, बट मुझे मेरा जो ठीक है कट मिलना है वो तो मिल ही गया, वो भागता रहेगा, वो परेशान रहे, उसे मुझे क्या लेना देना है। और इतने पीरियड के बाद 2-3 साल के बाद मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, फिर वो सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा, लोग ऐसे ही त्रस्त रहेंगे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, मेरा प्रमोशन चलता रहेगा और इससे मेरी लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, मेरी कोई अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं होने वाली है। और सोसाइटी में भी वैसे सिस्टम चलता रहेगा और मेरे ऑफिस में भी वैसे सिस्टम चलता रहेगा। दूसरा आदमी आएगा, वो भी उसके पास भी एक ऐसे लिस्ट होगी किसका कितना पैसा लेना है या किसका क्या कैसे भला अपने ऑफिस के अंदर करना है। सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं, सारे रजिस्ट्रार्स ऐसे नहीं होते हैं, मगर कुछ लोगों की वजह से डिपार्टमेंट खराब उसका नाम हो सकता है और ऐसे सिस्टम को बढ़ावा मिल सकता है। मगर ऐसे जो लोग करप्ट हैं या करप्ट हो सकते हैं या ऐसे करप्ट जो ये चलता आ रहा है, ये कल्चर चल रहा है, तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से हम दोहरा देते हैं कि सारे लोग करप्ट नहीं होते, मगर जो करप्ट होते हैं वो कैसे कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं या करते आ रहे हैं, वही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीडियो लंबा हो सकता है, थोड़ा पेशेंस करके देखना पड़ेगा। सारी पॉइंट्स को हमने कवर नहीं किया है, मगर जितना हमने कवर किया है उतना एटलीस्ट हम देख लेंगे। जैसे हमारा टॉपिक इसलिए आज है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार, डिविजनल ज्वाइंट रजिस्ट्रार कैसे भ्रष्टाचार करते हैं या करते होंगे या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आ जाते हैं, जहां पे कुछ मेंबर्स वगैरह मिलके, ठीक है, जो प्रमोटर रहते हैं, चीफ प्रमोटर रहते हैं, वो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करने की जो प्रोसेस में जाते हैं, वहां पे करप्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, मैनिपुलेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। जो रेगुलेशन वगैरह वो पास करते हैं फैब्रिकेटेड हो सकते हैं, या मेंबर्स ही उनके अंदर जो रहते हैं, जो फाउंडिंग मेंबर्स रहते हैं, वो फैब्रिकेटेड हो सकते हैं। मगर आपका रजिस्ट्रेशन सोसाइटी का हो सकता है ले दे के सिस्टम मैनिपुलेट हो सकता है, या अगर आपका सही सब कुछ है तो भी डिले किया जा रहा है जब तक आपका ब्राइब का अमाउंट या जब तक आप अपना हफ्ता नहीं दे देते हो, तब तक आपका सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद भी नहीं होता है। दूसरा देखते हैं अप्रूवल ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द सोसाइटी बायलॉज। कई बार ऐसा होता है कि सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी इस तरह की बायलॉज लेके आ जाती है जो उनके फेवर में होता है, जिससे उनके पास पैसे खर्चे करने के या मैनिपुलेट करने के या करप्शन करने के नए नए तरीके इन्वेंशन जैसे कर लेते हैं, और उनको रजिस्टर ऑफिस से बायलॉज को अप्रूव कराने के बाद, ठीक है, सिग्नेचर के बाद फिर वो उसे इनकॉर्पोरेट हो जाता है जो मेन बायलॉज के अंदर, और उससे उनको फायदा होता है। और इस चीज का अप्रूवल के लिए अगर सही एजीएम की प्रोसीजर से या रेजोल्यूशन से भी अगर वो पास नहीं हुआ है, मैनिपुलेट करने के लिए सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी का साथ देने के लिए हो सकता है रजिस्ट्रार ले दे के सिस्टम को ले दे के उसे अप्रूव कर दे, या कई बार अगर सही भी होता है बायलॉज तो भी उस एंड से डिले हो सकता है, रजिस्ट्रार के एंड से, जब तक आप उसको उसका, ठीक है, समझ रहे हो आप।
तीसरा चलते हैं अप्रूवल और डिले ऑफ द कंप्लेंट अगेंस्ट द मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स के अगेंस्ट में आप कंप्लेंट दे के थक जाते हो, वहां से रजिस्ट्रार ऑफिस से कोई भी एक्शन नहीं होता है, कोई भी इनिशिएट नहीं होता है, कोई भी ऐसी धारा के बेस पे उनके डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है। पिटीशन आप डाल के थक जाते हो, लेटरबाजी करके थक जाते हो, ईमेलबाजी करके थक जाते हो, एक लेटर नहीं निकलता रजिस्ट्रार ऑफिस से, तारीख पे तारीख चलता रहता है, और कई बार विदाउट प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज टू बोथ द पार्टीज उस चीज को खत्म कर दिया जाता है और मैनेजिंग कमेटी करप्शन में लिप्त रहती है, उसके ऊपर ब्लेसिंग रहता है कंसर्न रजिस्ट्रार ऑफिस का। करेक्ट। अपॉइंटमेंट ऑफ और रिमूवल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर, ये सबसे बड़ा कमाई का तरीका होता है या हो सकता है या आज के डेट में चल रहे हैं। तो आपने जो भी एडवोकेट है, ये जीडीसी है, ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, या सीए फॉर्म्स वगैरह है, इनको आपने बना के रख दिया एडमिनिस्ट्रेटर पैनल में या ऑथराइज्ड ऑफिसर के पैनल में या प्राधिकृत अधिकारी के पैनल में या प्रशासक के पैनल में। और कई बार देखोगे कि एक ही प्रशासक, जनरली क्या होता है, कोई एक प्रशासक या एक जो प्राधिकृत अधिकारी है ज्यादा से ज्यादा 3 सोसाइटी में रह सकता है। उसको आप कई बार देखोगे कि वो 30 सोसाइटी भी हैंडल कर रहा है, 20 सोसाइटी भी हैंडल कर रहा है, 15 सोसाइटी भी हैंडल कर रहा है, 10 सोसाइटी हैंडल कर रहा है। और तो उसके पास इतना टाइम आया क्या, जब एक सोसाइटी का 100 मेंबर की भी सोसाइटी है, वहां के सारे रिकॉर्ड्स को देखना, सारे मेंबर्स की जितनी भी कंप्लेंट्स देखना, सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करना, बात करना, जाके हफ्ते में अगर 2-3 दिन भी जाओगे तो टाइम आपके पास बचा ही कहाँ। हफ्ता तो 7 ही दिन का है ना, वो तो बढ़ तो नहीं जाता है। तो एक ही जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो 10 सोसाइटी, 15, 20 या 30 सोसाइटी कैसे देख सकता है। इसका मतलब अलग अलग सोसाइटी से अलग अलग मैनिपुलेटिव काम करके वहां से पैसे की उगाई करके, अगर एक सोसाइटी से उसने 5,000 10,000 रुपए बना लिया, 10 सोसाइटी से उसने 1 लाख रुपए बना लिया एक महीने का, 50,000 उसने खुद रखे, क्या 50,000 वो ऊपर देता है और वो 50,000 रुपए क्या डिपार्टमेंट में बांटा जाता है। और अगर एक ऑथराइज्ड ऑफिसर से 50,000 रुपए पर महीना मिला तो कितने सारे ऑथराइज्ड ऑफिसर्स को आपने लगा रखा है अलग अलग सोसाइटीज में, उनको मिलाने के बाद फिर कितने पैसे बनते हैं। तो आप समझ सकते हो। रिमूवल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर को आप निकाल तो नहीं हो, ज्यादा से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटर को आप 3 महीना, 6 महीना या मैक्सिमम 1 साल तक रख सकते हो, उससे ज्यादा आप रख नहीं सकते हो। 1 साल के अंदर आपको मैक्सिमम सोसाइटी का इलेक्शन कराना है और फिर नई मैनेजिंग कमेटी आएगी, हैंड ओवर टेक ओवर होगा पूरा। ये जो ऑथराइज्ड ऑफिसर या एडमिनिस्ट्रेटर जो आपने बिठा के रखा था सारा हैंड ओवर करके वहां से निकलेगा। मगर क्या होता है, 3 महीना नहीं, 6 महीना नहीं, 1 साल नहीं, सालों साल वो आदमी बैठा रहता है, वहां से पैसे की उगाई करता रहता है, पैसा खाता रहता है। और कंप्लेन के बाद भी 3-6 महीने में अगर वो रुक गया, उसका करतूत पता चल गया, वो खा रहा है, अगर कंप्लेन भी करते हो रजिस्ट्रार ऑफिस में तो भी उसको चेंज नहीं किया जाता है, क्योंकि वो साइफोन कर रहा है सोसाइटी से पैसा, वो हफ्ता दे रहा है रजिस्ट्रार ऑफिस में। तो ये मैनिपुलेट करने के तरीके हैं, उसको चेंज नहीं किया जाता है। फिर आ जाता है अप्रूवल ऑफ द सुपरविजन ऑफ द सोसाइटी इलेक्शन। सोसाइटी इलेक्शन जो है, आप ऐसा रिटर्निंग ऑफिसर वहां पे बिठाते हो या आप प्रोविजनल मेंबर की लिस्ट को मैनेज करने की कोशिश करते हो, या जो एलिजिबल नहीं है वैसे लोगों को सोसाइटी वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जाता है, फाइनल वोटर लिस्ट से, या कुछ आप ऐसा और करने की कोशिश करते हो, सोसाइटी की जो इलेक्शन है उसे डिले करने की कोशिश करते रहते हो बार बार लेटर के बाद, या उसको कुछ और आप मैनिपुलेट करने की कोशिश करते रहते हो, लोगों के कंप्लेंट के बाद भी उसको एंटरटेन नहीं करते हो। तो इस टाइप की आप करप्शन करने के तरीके निकालते रहते हो। तो द अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन ऑफिसर्स, द रिटर्निंग ऑफिसर्स, ऐसे आप ढूंढ के इस टाइप का मैनेजिंग कमेटी के साथ साठगांठ करके इस टाइप का रिटर्निंग ऑफिसर उस सोसाइटी में आप भेजते हो, इलेक्शन ऑफिसर आप भेजते हो, जो चीजों को मैनिपुलेट कर पाए, जो मैनेजिंग कमेटी भ्रष्ट है उसके साथ बैठ के, उसके साथ मिलके इस टाइप का काम करे जो लोगों के इंटरेस्ट में नहीं हो। कैसे सोसाइटी का इलेक्शन प्रोसीजर को मैनिपुलेट करना, या किसी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करना, या किसी डॉक्यूमेंट्स को जबरदस्ती मांगते रहना उसे डिस्क्वालीफाई करने के लिए, या नए नए तरीके ढूंढना कोई प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट को परेशान करने का, या वोटर लिस्ट को, प्रोविजनल वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट करने का, और किसी चीज पे ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए। तो ये करप्शन करने के तरीके हो सकते हैं। और कुछ स्पेसिफिक रिटर्निंग ऑफिसर्स जो है उन्हीं को आप सब सारी सोसाइटीज में
डिप्लॉय करते रहते हो या मैक्सिमम सोसाइटीज में डिप्लॉय करते रहते हो। ऑर्डरिंग, इन्फ्लुएंसिंग और डिलेइंग ऑफ द ऑडिट, जानबूझ के आप ऑडिट बार बार कराने की कोशिश करते रहते हो सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी को तंग करने के लिए, अगर वहां पे मैनेजिंग कमेटी अच्छी है या ऑडिट में जो निकला हुआ है, ठीक है। अब जहां पे ऑर्डरिंग, इन्फ्लुएंसिंग है, आप ऐसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हो कि वहां का ऑडिट का जो रिपोर्ट निकले, जो रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट हो, तो ऑडिट रिपोर्ट में कैसे मैनिपुलेट किया जाए, कैसे सीए का जो फॉर्म है उसे कैसे फेवर किया जाए, या सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी के सपोर्ट में कोई ऐसे ऑर्डर को मैनिपुलेट किया जाए या उनके सपोर्ट में निकाला जाए, और जिसने कंप्लेन दिया हुआ है, जिसके बेस पे वहां पे री ऑडिट हो रहा है या ऐसे कोई चीज हो रहा है, उन चीजों को मैनिपुलेट किया जाए। एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उसमें कुछ मैनिपुलेट किया जाए या स्टेटमेंट्स में कुछ मैनिपुलेट किया जाए, इस टाइप की आप कोशिश करते रहते हो। सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उसमें झंडा उठाने वाले एक दो ही लोग रहते हैं और बाकी लोग सोते रहते हैं। ना वो एजीएम जाते हैं, ना वो झंडा उठाते हैं, वो घर में बैठ के टीवी देखते हैं, पूरा साल निकाल देते हैं, और जब इलेक्शन में वोटिंग करने की बात हो उस दिन भी वो सोते रहते हैं। तो जब ये सब चीजें होते रहते हैं, जब फंड खाली होने लगता है, अलग अलग एक्सपेंडिचर्स होने शुरू हो जाते हैं, तो उनका नींद जागने लगता है। अब यहाँ पे करप्शन हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ऐसी मैनेजिंग कमेटी आ गई, मगर खुद सोते रहेंगे साल भर, ठीक है। फिर चलता है इंस्पेक्शन ऑफ द सोसाइटी रिकॉर्ड्स एंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स। जो हो गया, इंक्वायरी की जो प्रोसीडिंग्स हो गया, उसको आप मैनिपुलेट करने की कोशिश करते रहते हो, ठीक है, या उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करते हो, या उसे डिले करवाने की कोशिश करते हो। और अगर कोई सोसाइटी का मेंबर है, वो डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, उसके ऑर्डर्स आप नहीं निकलवाते हो, या उसमें इतना आप डिले कर देते हो कि जो मैनेजिंग कमेटी भ्रष्ट रहती है, वैसे डॉक्यूमेंट्स को वो डिस्ट्रॉय करे या मैनिपुलेट करे या उसके अंदर चेंजेस करे, और जब तक सही चीज फिर निकलने का कोई प्रावधान बचे नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी बचे नहीं, तो आप मैनेजिंग कमेटी जो भ्रष्ट रहती है उसे बैक करने की कोशिश करते हो। तो ये इंक्वायरी की जो प्रोसीडिंग्स है या सोसाइटी के जो रिकॉर्ड्स है, जो आम जनता, जो आम मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी है, उनके सामने ट्रांसपेरेंसी से आना चाहिए, उसको भी आप मैनिपुलेट करना या उसको नहीं आने देना, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं होने के लिए आप बैकिंग करते हो बस मैनेजिंग कमेटी का। डिसीजंस ऑफ द डिस्प्यूट्स विद इन द रजिस्ट्रार्स जुरिसडिक्शन, जो अलग अलग जैसे जुरिसडिक्शन है, कई सारे रजिस्ट्रार ऑफिस में आप देखोगे, असिस्टेंट डिप्टी रजिस्ट्रार इतना देखेगा, जॉइंट रजिस्ट्रार उसकी परव्यू में ये आएगा, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार के पास ये है, डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार के पास ये है। तो जो आपके जुरिसडिक्शन में आ गया, ठीक है, मान लेते हैं कहीं पे डीम्ड कन्वेंस आ गया, मान लेते हैं कहीं पे सोसाइटी के मेंबरशिप से रिलेटेड इश्यूज आ गए, ठीक है, या मान लेते हैं कहीं पे 146 से रिलेटेड केसेस आ गया, जो फर्दर कोर्ट के लिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए अप्रूवल मिलेगा रजिस्ट्रार ऑफिस से। जब मान लेते हैं कोई और जैसे केसेस आ गया, रिकवरी के कोई केसेस आ गया, तो अलग अलग जो आपकी जुरिसडिक्शन के अंदर में आता है, वहां पे आप अपने जुरिसडिक्शन वाले डिसीजंस ऑन डिस्प्यूट को लेके उसमें धांधली करने की कोशिश करते हो, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हो, फैब्रिकेट करने की कोशिश करते हो, अलग अलग फेवरिज्म करने की कोशिश करते हो, ताकि कॉमन मैन जो है सोसाइटी का, वो ऐसे गोल गोल घूमता रहे, थक जाए या फाइनली जाके बैठ जाए, छोड़ दे ये सब। अप्रूवल ऑफ डीम्ड कन्वेंस और रिलेटेड प्रोसीजरल मैटर्स, जिसमें सोसाइटी के पास सारे रिकॉर्ड्स होने के बाद भी आप डीम्ड कन्वेंस नहीं देते हो जब तक आपको अपना मिल नहीं जाता है, या बिल्डर को आप फेवर करने की कोशिश करते हो, ठीक है, बिल्डर, प्रमोटर और डेवलपर की लॉबी के साइड में आप खड़े रहते हो, जो सामने वाले मैनेजिंग कमेटी को या सोसाइटी को पता नहीं चलता है, या कहीं पे सारे डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, मेंबर्स की लिस्ट प्रॉपर है ही नहीं, रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर में उसमें ठीक था ही नहीं, उसके बाद भी डीम्ड कन्वेंस आप इश्यू कर देते हो, करेक्ट। फिर उसके बाद आ जाता है रीडेवलपमेंट रिलेटेड जितनी परमिशन है या डिसीजंस विद इन दी रजिस्ट्रार के ऑथोरिटी में आते हैं, वहां पे बिल्डर्स की जो लॉबी है, ठीक है, बिल्डर, प्रमोटर और डेवलपर की लॉबी के साथ मिलके आप इस टाइप की चीजें करने की कोशिश करते हो सकता है जैसे जनरल बॉडी का कोई रेजोल्यूशन पास है, सही नहीं है, फिर भी आप उसे सपोर्ट कर रहे हो, फिर भी आप उसे फैब्रिकेट कर रहे हो या उसे
मान्यता देने की कोशिश कर रहे हो। फिर आते हैं एक्शन ऑन द कंप्लेंट रिगार्डिंग द मेंबरशिप को लेके इतने दिन के अंदर अगर सोसाइटी नहीं करके देती है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, फिर उसे 90 दिन के बाद डीम मेंबरशिप उसे मिल सकता है। आपके पास में डॉक्यूमेंट आ गया, आपको इतने दिन के अंदर उसे देखना है, इतने दिन के अंदर निपटाना है, और या सोसाइटी को आपको ऑर्डर दे देना है, सोसाइटी को इतने दिन के अंदर करना है। अगर नहीं करती है तो फिर डीम मेंबरशिप हो जाएगा। अब इस प्रोसेस में भी आप उस एप्लीकेशन को ना तो मतलब एंटरटेन करना, उसको तो लेट कर ही रहे हो, उसके बाद ही उसका जो ऑर्डर निकलने वाला है उसको भी आज आप इंडेफिनेटली डिले कर रहे हो, या उसमें अलग अलग आप उसमें गलतियां निकाल रहे हो, ये भी नहीं है वो भी नहीं है, या ऐसे डॉक्यूमेंट्स को एंटरटेन नहीं करना और किसी मैनेजिंग कमेटी के फेवर में काम करना या उनके सपोर्ट में कुछ ऐसे जजमेंट देना। फिर आते हैं एक्शन ऑन द कंप्लेंट रिगार्डिंग द एक्सपल्शन ऑफ द मेंबर्स। एक्सपल्शन का जो प्रोसीजर है काफी लंबा है और प्रॉपर रेजोल्यूशन वगैरह चाहिए, प्रॉपर इंटीमेशन चाहिए, सारी चीजों को प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। मगर सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी के साथ में मिलके ऐसे जो मेंबर जो सारे प्रॉब्लम्स अब जो सोसाइटी को उठाता है, रेज करता है, लोगों के लिए खड़ा रहता है, सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी इस तरह के जो मेंबर है जो लोगों के लिए खड़ा रहता है, लोगों की सपोर्ट में सारा चीज उनके लिए झंडा लेके खड़ा रहता है, उसको कैसे सोसाइटी से निकाला जाए उसके नए नए तरीके निकालते रहते हैं, और फाइनली जाके एक्सपल्सन ऑफ द मेंबर के लिए मैनेजिंग कमेटी रेजोल्यूशन पास कर देती है जाके जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर, जो कि इनवैलिड रहता है क्योंकि उसके लिए बहुत सारे प्री रिक्विजिट्स चाहिए। और ऐसे चीजों को भी जो रजिस्ट्रार ऑफिस है सारी चीजों को ना देखते हुए उसे अप्रूव कर देता है। फिर एक्सपल्सन ऑफ द मेंबर जो हो जाता है उसको फिर ऊपर अथॉरिटी में अप्रोच करना पड़ता है या कोर्ट में जाना पड़ता है। तो इन चीजों को भी आप जैसे सपोर्ट करते हो। फिर आते हैं एक्शन ऑफ द कंप्लेंट्स रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स वगैरह। कहीं पे ठीक है जो फ्लैट्स है एक दूसरे को जैसे हैंड ओवर टेक ओवर हो गया, फिर उसके बाद एक के नाम पे होने के बाद सोसाइटी में वो शेयर सर्टिफिकेट नहीं होता है, लेटर ऑफ अलॉटमेंट्स वगैरह नहीं मिलता है, चीजें सालों साल वहां पे डिले रहती है। आपके पास में मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन आ जाती है, शेयर सर्टिफिकेट के लिए मेंबरशिप मिलेगा तब तो शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये आने के बाद भी आप जानबूझ के डिले करते हो। सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी को ऑर्डर देने के बाद भी सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी नहीं करती है, कंप्लेन आपके पास जाता है, आप फिर भी कोई भी एक्शन नहीं लेते हो। तो यहाँ पे इसलिए हम बात कर रहे हैं कि एक्शन ऑन द कंप्लेंट रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स। जब नया सोसाइटी का कोई मेंबर बन गया या एक से बेच के दूसरे के पास जब गया वो फ्लैट, उसके बाद भी ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स नहीं होते हैं। इश्यूइंग द सर्टिफिकेट सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द ऑफिशियल और दी ऑफिशियल परमिशंस वगैरह जो आपकी ऑफिस से चाहिए, जैसे मान लेते हैं रिकवरी सर्टिफिकेट्स वगैरह चाहिए या कोई और चीज चाहिए, या आपने कोई ऑर्डर कर दिया कि सर्टिफाइड कॉपीज इस मेंबर को देना है, सर्टिफाई करके आरटीआई मान लेते हैं, ठीक है। सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं दे रही है किसी मेंबर को, ना इंस्पेक्शन करने दे रही है, वो रजिस्ट्रार ऑफिस में अप्रोच करता है, रजिस्ट्रार ऑर्डर देता है, और उसके बाद भी सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी जो है सर्टिफाइड कॉपीज नहीं दे रही है, या सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी जो है बार बार उसे अलग अलग तरीके निकाल रही है, ये भी दे दो वो भी दे दो, और उसके बाद उसे नहीं दे रही है। तो वैसे केसेस में या कोई परमिशन आपके ऑफिस से लेने की जरूरत है, ठीक है, उस केस में भी तो आपका ऑफिस उसे नहीं देता है, आप उसे नहीं देते हो, प्रोवाइड नहीं करते हो। सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी के सपोर्ट में कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिविटी दिखाने की जैसे कोशिश करते हो। फिर आ जाते हैं इनिशिएटिंग और डिलेइंग द रिकवरी प्रोसीडिंग्स और एनफोर्समेंट ऑफ द एक्शंस। कई सारे सोसाइटी में जो डिफॉल्टर्स रहते हैं, सालों साल डिफॉल्टर्स रहते हैं, और दूसरों के जो मेंटेनेंस का अमाउंट जो उन्होंने दिया हुआ है उसके ऊपर वो अपना एंजॉय करते हैं, अपनी जो सर्विसेज है वो सारे एंजॉय करते हैं और खुद पैसा नहीं देते सालों साल, और मैनेजिंग कमेटी के साथ में उनका साठ गांठ रहता है। मैनेजिंग कमेटी उनके अगेंस्ट में रिकवरी प्रोसीडिंग्स वगैरह इनिशिएट नहीं करती है। ऐसे मैटर्स वगैरह भी जब या मैनेजिंग कमेटी बहुत प्रेशराइज होने के बाद अगर कर भी दे और रिकवरी प्रोसीडिंग्स वगैरह जैसे रजिस्ट्रार ऑफिस से शुरू भी हो जाए एक्शंस वगैरह की, चलो अभी ये करना शुरू कर दो, रिकवरी ऑफिसर वगैरह आ जाते हैं, ऑर्डर्स वगैरह करने की जरूरत पड़ जाती है, उसके बाद भी एग्जीक्यूशन वगैरह सोसाइटी में नहीं होता है, नीलामी वगैरह नहीं होता है। जो कंसर्न जो डिफॉल्टर है जिसका
घर का या एसेट्स का जो नीलामी होना चाहिए वो नहीं होता है, या इतना डिले होता रहता है कि तब तक दूसरी मैनेजिंग कमेटी आ जाती है और चीजें वैसे ही रह जाती है। तो क्या करते हो आप, जो इनिशिएटिंग और उसको स्टार्ट करना या स्टार्ट हो जाने के बाद उसे डिले करना, या तो आप एप्लीकेशन को डिले करते हो या प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद उसे डिले करते हो। द प्रोसीडिंग्स और द एनफोर्समेंट ऑफ द एक्शन, जब सब कुछ हो गया, रिकवरी सर्टिफिकेट हो गया, उसका एनफोर्समेंट एग्जीक्यूशन करने में जैसे डिले होता है, क्योंकि फाइनली आके आपके पास पहुंचेगा, सर्टिफिकेट, रिकवरी सर्टिफिकेट तो इश्यू हो गया मगर एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो उसको भी आप मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हो। फिर उसके बाद फाइनली क्लोजिंग ऑफ द कंप्लेंट्स विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एंड नेसेसरी प्रोलॉन्गिंग। आपके पास कंप्लेंट्स आते रहते हैं, कई बार आप क्या करते हो, जानबूझ के एक पार्टी को सुनते हो, दूसरी पार्टी को सुनने में ना आप उसको क्लोज कर देते हो, या सफिशिएंट रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दोनों पार्टीज को नहीं देते हो, किसी एक पार्टी को देते हो और दूसरे पार्टी को आप मैनिपुलेट करना चाहते हो, उसे प्रॉब्लम में डालना चाहते हो, और इस केस में आप उसे क्लोज कर देते हो। जो अफेक्टेड पार्टी है उसे फिर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी जो मिलना चाहिए, प्रॉपर उसे जो अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए, नहीं मिल पाता है और वो मैटर क्लोज हो जाता है। फिर क्या करेगा, ऊपर भागेगा, कंप्लेंट डालने के लिए जाएगा, मेलबाजी करेगा, करेक्ट। तो ऐसे आप उसे मैनिपुलेट करना चाहते हो, और जो करप्ट मैनेजिंग कमेटी या मैनेजिंग कमेटी का मेंबर है उसे आप फेवर करने की कोशिश करते रहते हो। अब हम देखेंगे कि हमने कुछ ही पॉइंट्स डिस्कस किए, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा और बहुत सारे और ऐसे पॉइंट्स है जो पूरा बोर्ड भर जाएगा, लिखते लिखते दिन खत्म हो जाएंगे, जिन पॉइंट्स पे रजिस्टर ऑफिस मैनिपुलेट कर सकता है, कमाई कर सकता है, फैब्रिकेट कर सकता है, या लोगों को त्रस्त करने में अपना भूमिका कर रहे हैं या आगे भी करते रहेंगे। अब कॉमन फॉर्म से भी करप्शन क्या है, ठीक है, वो हम देखेंगे। डिमांडिंग, पैसा दे दो ऑर्डर ले लो, करेक्ट, पैसा दे दो ऑर्डर डिले करवा लो, पैसा दे दो ऑर्डर का इनिशिएशन कर लो, पैसा दे दो पिटिशन का मूवमेंट करा लो, पैसा दे दो कोई एक सोसाइटी के लिए लेटर निकलवाओ, पैसा दे दो ऑर्डर जल्दी ले लो। डिलिबरेटली डीलिंग द फाइल्स ऑफ द टू प्रेशर द पार्टीज, जानबूझ के आप अलग अलग जो पार्टीज हैं या कंसर्न जो पार्टीज है, एग्रीड पार्टी है, जानबूझ के फाइल की प्रोसीजर को डिले कर रहे हो। शोइंग फेवरेटिज्म और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, किसी एक तरफ आप झुके हुए हो, उसे फेवर कर रहे हो, उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, या उसका जैसे क्लियर हो जाए उसके लिए आप ज्यादा काम करने में लगे हुए हो, ठीक है। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो आपको नहीं करना चाहिए वो आप चीज कर रहे हो, जिसमें इंटरेस्ट मैनिपुलेटेड है, मैनेज्ड है, जैसे दिखाई देगा। तो मिसयूजिंग द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, जो सोसाइटी के पास रिकॉर्ड है या किसी मेंबर का जो रिकॉर्ड है वो दूसरी पार्टी को जैसे आप हैंड ओवर कर रहे हो, ताकि उसे एडवांटेज मिलेगा और हो सके उसकी वजह से वो चीज, वो जो ऑर्डर है या जो जजमेंट है उसमें तकलीफ हो सकता है, या उसके फर्दर लाइफ में कोई जैसे इश्यूज हो सकता है। तो आप क्या कर रहे हो, मिसयूजिंग द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द एग्रीड। अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर, ये तो सबसे डेंजर पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो द रजिस्टर डज एवरीथिंग इन गुड फेथ, तो ये गुड फेथ वाला जो हिसाब किताब है ये सबसे डेंजर है। जिस दिन ये गुड फेथ वाला हटा दोगे महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी से, एक्ट से या रूल से, तो सारे रजिस्ट्रार फिर ऐसे भागते रहेंगे, प्रॉपर काम करते रहेंगे, टाइम बाउंड मैनर में काम करेंगे, करप्शन नहीं करेंगे और करप्शन करने का सोच भी नहीं पाएंगे। अगर ऐसी कोई अगर रूल्स निकाली जाए, कोई एक्ट के अंदर प्रोविजन निकाली जाए असेंबली के द्वारा कि रजिस्ट्रार को इतने ही दिन में काम करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को लिखा हुआ उसके हिसाब से ही ऑर्डर देना पड़ेगा, अगर नहीं दिया गया तो ट्रांसफर होगा, प्रमोशन बंद होगा, या उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से, सीआरपीसी के हिसाब से या भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से आप उसके अगेंस्ट में ये कर सकते हो। अब आपने गुड फेथ करके रखा हुआ है, इसका मतलब जो रजिस्ट्रार कर रहा है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार या डीजीआर वगैरह, मतलब वो जो भी कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में आप कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकते हो, एक्शन नहीं ले सकते हो उनके अगेंस्ट में, ऐसा कोई उनको कोर्ट में उनके अगेंस्ट में कुछ ऐसा किया नहीं जा सकता है। तो फिर जो भी, क्योंकि वो जो भी कर रहा है वो गुड फेथ में कर रहा है,
सब कुछ जैसे लिखा हुआ है उसके हिसाब से कर रहा है, वो गलत कर ही नहीं सकता है, इसका मीनिंग ये है। तो उसकी जो ऑर्डर्स है, उसकी जो जजमेंट्स है, उसके ऊपर आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, अपील में जाओगे, अपील 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 ऊपर जाते रहोगे, टाइम भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, और आप भागते भागते थक जाओगे। और ये जो आदमी है ये प्रमोट भी होता रहेगा, पैसे भी आते रहेंगे, लाइफ में उसका एंजॉयमेंट भी चलता रहेगा। तो पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस कौन है? ऐसे कौन सारे लोग हैं जो किसी जजमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस को अफेक्ट कर सकते हैं, या रजिस्ट्रार के साथ मिले हुए हो सकते हैं, या किसी जजमेंट या ऑर्डर को मैनिपुलेट कर सकते हैं, या पैसे का लेन देन का कारोबार जो कर रहे हैं, जिनकी वजह से जो सिस्टम है भ्रष्ट हो गई है। तो ये कौन लोग हैं? मैनेजिंग कमेटी का मेंबर हो सकता है, जिसको अपनी कुर्सी जाने का डर है, जिसको अपना पैसे का जो सोर्स ऑफ इनकम उसे आ रहा है, बैठ बैठ के कई सारे लोग कुछ काम नहीं करते। मैनेजिंग कमेटी का मेंबर बनना ही उनका जीवन का अचीवमेंट है, पूरी जीवन उससे उनकी चलती रहती है, पैसे आते रहते हैं, बच्चों का पढ़ाई होता रहता है, घर बनते रहते हैं, कार बनते रहते हैं, सोर्स ऑफ इनकम, फिक्स सोर्स ऑफ इनकम। और ये चार तीनों जब खत्म हो जाए फिर उसके बाद पॉलिटिकल एफिलिएशन भी उसका हो जाता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा उठा के फिर वो, ठीक है ना, समझ रहे हो, सारा बैनर्स वगैरह वहां पे लगाएगा, उनके सारे फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज कराएगा, ठीक है। तो मैनेजिंग कमेटी का मेंबर सबसे खास आदमी ये जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मैनेजिंग कमेटी का मेंबर, सोसाइटी का सेक्रेटरी, सोसाइटी का चेयरमैन। बिल्डर और डेवलपर और प्रमोटर जो है ये अफेक्ट कर सकते हैं सोसाइटी फॉर्मेशन के टाइम में, सोसाइटी बन जाने के बाद, अगर अभी भी लैंड उनके पास भी है, सोसाइटी का नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद है कॉन्ट्रैक्टर्स, वो सारे लोग जो सालों साल उसी सोसाइटी में कॉन्ट्रैक्ट चला रहे हैं, जैसे हाउसकीपिंग है, जैसे क्लब हाउस है, ठीक है, जैसे और भी कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं सोसाइटी के अंदर। तो ये बैठ के वहां पे खाते रहते हैं, जब उनको निकालने की बात हो, जैसे ये काम नहीं करेंगे, लिफ्ट के कॉन्ट्रैक्ट है, लिफ्ट ब्रेकडाउन चलती रहती है, मगर कोई सुनता नहीं है, मैनेजिंग कमेटी वही है, वो आते नहीं है, उनको एक फिक्स्ड अमाउंट उनका सैलरी पहुंच जाता है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, और सालों साल ऐसे चलता रहता है, कॉन्ट्रैक्टर चेंज नहीं होता है। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्टर है ये भी पैसा देने के लिए तैयार है, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट चलता रहे जब तक वो मैनेजिंग कमेटी है, पैसा सोसाइटी मेंबर्स का निकलता रहे, मगर काम, रिपेयर एंड मेंटेनेंस उसमें कॉम्प्रोमाइज होता रहे। सोसाइटी मेंबर्स इन्वॉल्व इन डिस्प्यूट, दो मेंबर्स के बीच में डिस्प्यूट है, एक सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी को सपोर्ट करती है, कुछ मेंबर्स को सपोर्ट करती है, या सेक्रेटरी या चेयरमैन को सपोर्ट करती है, और दूसरा वो जो मेंबर्स है जो झंडा लेके खड़े हैं, जो सोसाइटी का भला चाहते हैं, जो सोसाइटी के अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं, जो हर मुद्दे को उठाते हैं। तो ये जो दो गुट है, इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, एक साइड में खड़ा हो जाता है, जो अच्छा रजिस्ट्रार होगा वो अच्छे लोगों के साइड में खड़ा होगा, जो मैनिपुलेट करने वाला रजिस्ट्रार होगा, भ्रष्ट रजिस्ट्रार होगा, वो दूसरे वाले साइड में खड़ा हो जाएगा। इलेक्शन कैंडिडेट्स और देयर सपोर्टर्स, ठीक है ना, समझ रहे हो, इलेक्शन में मैनिपुलेट करने के लिए कुछ लोग है कि जिनको गद्दी मिल जाती है तो उनको लगता है कि जब तक मर नहीं जाए, जब तक देहांत नहीं हो जाए, तब तक वो गद्दी उन्हीं का है, दूसरा मेंबर कोई उसमें आ नहीं सकता है। उस गद्दी में बैठे रहने के लिए जो जो करना पड़े वो सारी चीजें वो करने के लिए तैयार है, चाहे वो रजिस्ट्रार लेवल में हो, रिटर्निंग ऑफिसर के लेवल में हो, गुंडों को साथ में रखने का अगर प्रोविजन है वो भी करेंगे, या किसी फैब्रिकेटेड कोई चीज करके दूसरी पार्टी के अच्छे लोगों को फंसाने के लिए जितने भी काम हो सकते हैं वो भी करेंगे। और ऐसी सारी चीजों में रजिस्ट्रार का ऑफिस भी उनका साथ दे सकता है या देगा। ऑडिटर्स और द कंसल्टेंट सीकिंग फेवरेबल डिसीजन, ऐसे जो ऑडिटर्स है जो 2 बार है, 3 बार है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी उनका है, इंटरनल ऑडिटर भी उन्हीं का है, ठीक है। तो चीजों को सालों साल, 1 साल का गैप दीजिए, 3 बार ऑडिटर रह गए, फिर उसके बाद फिर वही लोग आ गए, ठीक है। तो बैठ के उनको पैसा खाना है। जब एक सोसाइटी में वो देख रहे हैं, वो कनेक्टेड सोसाइटीज है, वहां से उनका भी कनेक्टिविटी बन जाता है, वहां पे भी काम बन जाता है, वहां भी वो 3 बार वहां पे काम कर रहे हैं। तो और ऑडिट में जो सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी जितने भी सारे धांधली कर रही है, ये बैठ के बड़े परफेक्ट मैनर में वो सारी धांधली को, करप्शन को मैनेज करते हैं ऑडिट रिकॉर्ड्स के अंदर में, इनकम एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड्स के अंदर में, बैलेंस शीट के अंदर में, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर में। तो ये चाहते हैं कि इन्हीं का कारोबार चलता रहे, सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी का ब्लेसिंग चलता रहे और काम इन्हीं मिलते रहते हैं। तो ये जो लोग हैं ये भी सोसाइटी
कि ट्रांसपेरेंट जो कोई ऑर्डर आना चाहिए, ट्रांसपेरेंट कोई डिसीजन आना चाहिए, ये भी मैनेज करने की कोशिश करते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में। तो ऑडिटर और कंसल्टेंट हो गया, ठीक है। और फाइनली आ जाते हैं इंडिविजुअल और बिजनेस अफेक्टेड बाय द रेगुलेटरी एक्शंस। ऐसे कोई चीज है कहीं पे, जैसे सोसाइटी का मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर वगैरह जैसे दिया हुआ है, बिजनेस फॉर्म्स, या सोसाइटी को कोई रिडेवलपमेंट का काम दिया गया, या सोसाइटी जैसे सब कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह वहां पे हैं, या ऐसी कोई चीज जो सोसाइटी जिसमें बिजनेस में इन्वॉल्व है, जो उस सोसाइटी का कोई देखभाल वगैरह कर रहा है, तो वैसे कोई चीज मैनेजमेंट फॉर्म कोई है, ठीक है, तो उसको कोई काम दिया गया है, तो ये लोग भी इंडिविजुअल या बिजनेस अफेक्टेड बाय द रेगुलेटरी एक्शंस। अगर वहां से अगर कोई ऐसा ऑर्डर आएगा रजिस्टर ऑफिस से जिसकी वजह से इनके ऊपर भी गाज गिरेगा, ये भी ऐसी चीजों को मैनिपुलेट करने के लिए बैठे हुए हैं। अगर इतना पैसा खर्चा करके इतना उनका निकल जाए साल का, तो वो 10%, 20% या जितना भी देके अपना काम निकालने के लिए बैठे हुए हैं। तो ऐसे तरीके हो सकते हैं। हम ये सारी चीजें वहां पर डिस्कस कर रहे हैं जहां पे रजिस्ट्रार ऑफिस मैनिपुलेटेड है, भ्रष्ट है, वहां का स्टाफ भ्रष्ट है, और कंसर्न असिस्टेंट डेप्यूटी या ज्वाइंट रजिस्ट्रार डीडीआर उसके आगे भी अगर वो भ्रष्ट हो सकते हैं, तो ये सब तरीके हो सकते हैं जितने ये हमने देखे, ये तरीके से वो भ्रष्टाचार कर सकते हैं। ये लोग सारे उसमें हैं, और ये भ्रष्टाचार के जो तरीके हैं, ये उसमें पार्टीज वगैरह ये लोग उसमें हो सकते हैं, करेक्ट। और कॉमन फॉर्म्स ऑफ करप्शन क्या है, उनको ये पैसा है या सुविधा है या कोई ऐसा फेवरिज्म जो है रजिस्ट्रार को या रजिस्ट्रार के ऑफिस के स्टाफ को कैसे मिलते हैं, ये भी हमने देखा। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स और अलग अलग चीजें जो सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी या वहां की सोसाइटी के मेंबर से जुड़े हुए हैं, उसको जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।